पृथ्वीराज ने जैसे ही उसे अपनी तरफ खींचा, दोनों के बीच की दूरी एक सांस जितनी रह गई। उसके हाथ सोनल के सीने पर टिके थे, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मगर सोनल की उंगलियों की गर्माहट जब उसके खुले सीने से लगी, तो उसकी धड़कनें बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ गई। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे इस तरह छुआ था, और उस छुअन में ऐसा नशा था कि उसे लगा वो किसी गहरे समंदर में उतरता जा रहा है, जहां डूबना ही सुकून है। उसने अचानक उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? सोनल ने छटपटाते हुए कहा, पर उसकी आवाज की कपकपी में विरोध से ज्यादा घबराई हुई चाहत थी। पृथ्वीराज ने उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर बिखेरते हुए महसूस किया और भारी डूबती हुई आवाज में बोला, क्या कर रहा हूँ? तुम्हें महसूस करवा रहा हूँ। आज की रात तुम्हें जी भरकर महसूस कराना चाहता हूँ। अगले ही पल वह उसे साथ लिए बिस्तर पर गिर पड़ा। सोनल चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाई और उसी के साथ गिर गई, जैसे उसके बिना टिकना मुमकिन ही ना हो। ये बदतमीजी है। उसने इस बार थोड़ा गुस्सा दिखाया और उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसकी बाहों का घेरा जंजीर नहीं, अजीब सी हिफाजत बन गया था। भीगे जिस्मों से फिसलती पानी की नन्ही बूंदें उनकी धड़कनों के दरमियान अटक कर जैसे आग भड़का रही थी। सोनल का दिल इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसे लगा अगर वे और पास आया तो वह अपने जज्बातों की पकड़ से आजाद नहीं करा पाएगी। पृथ्वीराज ने अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। उसकी आवाज अब सख्त, कम और गहरी ज्यादा थी। छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की है। सोनल कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में हक भी था और एक अजीब सा डर भी, कहीं वह उसे खो न दे। उसने धीरे से उंगली उसके होठों पर रख दी, मगर इस बार उस छुअन में गुस्सा नहीं, एक मौन इल्तिजा थी। भूलो मत, वह फुसफुसाया, शर्त चाहे एक रात की हो, मगर मेरा दिल तुम्हें वक्त की किसी शर्त में बांध नहीं पाया। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। पृथ्वीराज की उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे फैसला अब सोनल के हाथ में हो। सोनल की पलकों ने कांप कर जवाब दिया। उसने धीरे से अपना माथा उसके सीने पर रख दिया और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। बाहर रात खामोशी थी, मगर उनके बीच एक ऐसी मोहब्बत जन्म ले रही थी जो किसी वादे से नहीं, दो टूटती सांसों के मिल जाने से बनती है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब सोनल गहरी नींद की वादियों में खोई हुई थी। उसने कल रात ही अपने दादा अंकल से बात की थी और आज सुबह सुबह ही उसे ये बुरी खबर मिली। उस खबर को सुनकर वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। सोनल, सोनल उठ जाओ यार, जल्दी उठो। तन्वी ने उसके चेहरे से रजाई हटाई तो चांद सा चेहरा सामने आ गया। काले तिल, खूबसूरत बाल कुछ चेहरे पर बिखरे हुए थे, कुछ तकिए पर पड़े थे। उसकी नाक की डायमंड पिन अपनी चमक दिखाए बेहद खूबसूरत लग रही थी। भरे भरे गुलाबी गाल, तीखी गुलाबी नाक उसे और भी मोहक बना रहे थे। तन्वी ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही मासूम भी थी, लेकिन ये सिर्फ तन्वी के ख्याल में ही था। बाकी पूरा घर उसकी शरारतों से कितना तंग रहता था, ये तो वही जानते थे। तन्वी ने दोबारा उसकी तरफ देखा और बोली, सोनल उठ जाओ जल्दी से, वरना देर हो जाएगी। देखो वहाँ आरती पड़ी हुई है और हमें मुंह देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तन्वी ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहा, देखो वहाँ दादाजी की मौत हो गई है और ये लड़की आराम से सो रही है। इसे जरा भी खबर नहीं है किसकी मृत्यु हो गई। वे पलक झपकते ही उठ बैठी तो तन्वी चौंकी, क्या तुम्हें नहीं पता? तन्वी को कुछ शक हुआ, हाँ क्या सच में तुम्हें नहीं पता किसकी डेथ हुई? वह उठकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारे नाना अंकल की रात को डेथ हो गई है। ये तुम क्या बोले जा रही हो तन्वी दीदी? नाना अंकल की तो रात को मुझसे बात हुई थी। इनफैक्ट वह तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। आप झूठ बोल रही हैं। सोनल ने उस पर भरोसा ना किया। उसमें झूठ वाली कोई बात नहीं सोनल। मुझे लगा मम्मी ने रात को तुम्हें बता दिया होगा, लेकिन चलो ठीक है, सब निकल रहे हैं लखनऊ के लिए और दादाजी की डेथ बॉडी भी पहुंच गई होगी। चलो तुम भी रेडी हो जाओ। तन्वी ने रजाई ठीक करते हुए सरसरी अंदाज में बड़बड़ाया, जबकि उसकी ब्लू आंखें भीगती चली गई थी। सोनल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके नाना अंकल की डेथ हो गई है। तन्वी ने उसे गले से लगा लिया। उसी पल देवकी अंदर दाखिल हुई। वह अभी भी बहुत ज़ोरों से रोई जा रही थी। उठ जाओ मैडम, तुम्हारे अंकल बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। देवकी गुस्से में बोली तो सोनल ने अपने आंसू पोंछे। माँ आप गुस्सा मत करो, मैं सोनल को ला रही हूँ, आप चलिए।
तन्वी ने गंभीरता से कहा तो वो मुंह बनाती बाहर निकल गई। सोनल, इस वक्त हमें बस वहाँ पहुँचना है और वह हम सब के नाना और दादा थे और उनको आखिरी बार देखना है। तन्वी ने उसे समझाया तो वह अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी और फिर कुछ ही देर में वे दिल्ली से लखनऊ पहुँच चुके थे। अपने जनार्दन अंकल के साथ वहाँ रघुवीर हवेली में दाखिल हुई, जहाँ उसके नाना अंकल की सबको रखा गया था और नहलाया धुलाया जा रहा था। आखिरी बार सब लोग उन्हें देख रहे थे। सोनल की आंखें आंसुओं से भीग रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद सभी की आंखों में बनावटी आंसू बह रहे थे। सभी लोग राम नाम सत्य है की आवाज़ लगाते हुए आरती को कंधा दे रहे थे। उसका दिल भी उन्हीं के साथ चला गया। अंकल जी, मुझे आपके पास आना है हमेशा के लिए। आ जाओ पुत्र, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। आप जनार्दन अंकल जी से बात करो ना, वो मुझे आपके पास भेज देंगे। अरे उठो, अब क्या सोचने लगी। उसके अंकल जी ने उसे ख्यालों में खोया देखा तो थोड़ा सा बढ़कर उसे कदमों में उठाकर खड़ा किया। हमें परमिशन दो। बड़े अंकल के घुटनों में दर्द की वजह से वह आरती को नहीं उठा पा रहे थे। उसके अंकल को वापसी की बहुत जल्दी थी, वह भी अंतिम संस्कार में आए हुए थे। अरे क्या बात है जनार्दन, अभी तो आए हो, बच्ची को थोड़ी देर यहाँ रहने दो। बड़े अंकल ने सोनल का चेहरा देखते हुए नरम शब्दों में कहा। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह हमेशा शरारती और नटखट हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त अपने नाना अंकल की डेथ की वजह से बिल्कुल चुप हो गई थी। वही तो उसके सब कुछ थे, माँ बाप, बहन भाई और दोस्त। वह अब अपने दिल की बातें किससे करेगी। उन्हें अब चिता पर लिटाया जा चुका था, वह जल चुके थे और अग्नि के हवाले हो चुके थे। अब कहानी ख़त्म, हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। जनार्दन अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए बड़े अंकल को दो टूक अंदाज में बोल पड़े थे। बड़े भाई, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। बच्चों का मन भी नहीं लग रहा। अब यशवर्धन का छोटा भाई भी बोल पड़ा, हमें वापस जाना चाहिए भाई, अभी थोड़ा सब्र रखो, अंदर चलकर बातें करते हैं। मेरी बात को सभी घर वालों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। बड़े अंकल ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए मेहमानों का ख्याल रखते हुए कहा। तो यशवर्धन और उनका छोटा भाई विवेक उनके साथ कमरे में चल पड़े थे। सोनल, तुम भी यहाँ आओ हमारे पास, उसकी बड़ी आंटी ने उसे बुलाया। दो शब्दों में घुली हुई मिठास महसूस करते हुए सोनल धीरे धीरे उनके पास आ गई। रंग रूप तो बहुत प्यारा है तुम्हारा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वह बहुत खूबसूरत होती थी। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे। उस बेचारी ने बहुत जुल्म सहे। अपने ससुराल वालों के बड़ी आंटी ने बड़े प्यार से कहा। सोनल को लगा उन्होंने हमदर्दी में बहुत आगे तक की पढ़ाई कर रखी है। चलो छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो, कमज़ोर बहुत हो गई हो। उम्र क्या होगी तुम्हारी। आंटी ने उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए मन ही मन में सारा हिसाब किताब लगा लिया। जी, मेरी उम्र 21 साल की हो गई है, बिना झिझके बोली। अभी वो शायद पूरी तरह से उस माहौल को जानती भी नहीं थी। वह कभी यहाँ आई ही नहीं थी। उसकी हमेशा बात नाना अंकल जी से फ़ोन पर ही हुआ करती थी। उन्होंने उसे यहाँ आने से सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन अब उनकी डेथ की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा था। 21 साल की, लेकिन देखने में तो तुम कम उम्र की लग रही हो, है ना भागवती। साथ बैठी औरत से जांच पड़ताल करते हुए सबसे बड़ी आंटी बोली। तुम्हारी वो आंटी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती थी। कितनी कमज़ोर हो तुम। अब की बार वह थोड़ा तीखा सा हंसते हुए बोली। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मेरा ख्याल रखा जाए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अपने कंधे पर सही से दुपट्टा संभालते हुए बड़े ठोस शब्दों में बोली थी। उसकी बात पर वहाँ बैठी सभी औरतें उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी थीं। सोनल को बहुत उलझन होने लगी। अगर आपके सवाल ख़त्म हो गए हों और आप सबका देखना हो गया हो तो मैं यहाँ से जाऊँ आंटी जी। सोनल ने माथे पर गिरे बालों को संभालते हुए पूछा। वह सुनहरी बालों वाली खूबसूरत सी लड़की अपनी तीखी जुबान से उन सब की बोलती बंद कर गई थी। आपकी ज़ुबान बहुत तीखी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। बड़ी आंटी ने सोनल के जाते ही अपनी राय दी। टेढ़ा मुंह करके बोली तो भागवती ने अपने चेहरे को ढक लिया, क्योंकि अभी तो मौत वाला घर था। अब सबके सामने हंसकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी थी। कहने को उनके ससुर की मृत्यु हुई थी, लेकिन मोहब्बत और इज्जत कितनी थी ये करीब सभी जानने वाले अच्छे से जानते थे। काफ़ी वक्त बीत गया, उन्हें अग्नि के हवाले करके सारे मर्द वापस भी आ गए थे और अब सबका मुंह बैठक की तरफ था, जहां उनका पोता अर्जेंट में विदेश से घर वापस आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही वह सीधा शमशान घाट पहुंचा था। अब सबके साथ घर वापस लौटा था। उसके रोब और पर्सनैलिटी देखकर सभी दंग रह गए थे।
सभी उसके आगे पीछे चल रहे थे, जबकि उसे अपने दादा के यूं अचानक जाने का सदमा हो रहा था। उफ, ये बड़े अंकल वहाँ बैठाकर जनार्दन अंकल को कौन सी कहानी सुना रहे हैं। इतनी देर हो गई, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। सोनल का दिल वहाँ से उचाट हो गया था। यहाँ कोई उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सोनल, आकर खाना खा लो, एक लड़की ने आकर उसे बुलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं। सोनल ने बड़े आराम से मना कर दिया। तुम्हारी मर्जी। वह कंधे उचकाकर वापस चली गई। सभी औरतों के लिए खाने लग चुके थे। एक हॉल में इंतजाम किया गया था और अब सभी वहाँ खाना खा रही थी, जबकि सोनल सब कुछ नज़रअंदाज करके गार्डन में बैठी अपने नाना अंकल को याद कर रही थी। उसके होठों पर हमेशा भगवान को याद करने की आदत थी। हे भगवान, मेरे नाना अंकल की आत्मा को शांति देना। अपने नाना अंकल के लिए वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। तुम्हारी आंटी नहीं आई ना? तुम्हारे घर से कोई नहीं आया ना? आखिर मौत हुई है, सबको आना चाहिए था, लेकिन नहीं। शहर वालों को इससे कोई गर्ज नहीं रहता। अपनों के मौत हो जाने पर भी वे लोग आनाकानी करते हैं। ऐसा भी क्या नखरा? सबसे छोटी आंटी ने उसके पास बैठते हुए मासूमियत से कहा। उनकी मर्जी। इतना सा जवाब सुनकर छोटी आंटी ने मुंह बना लिया। हमें क्या, दुनिया वाले ही बातें बनाएंगे। सुनो, हमें क्या, वह हाथ नचाते हुए बोली। कुर्सी के साथ टेक लगा गई। सोनल ने इस बार कोई जवाब न दिया। वैसे भाभी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं, या आम औरतों जैसी ही हैं? ये सब बातें हो रही थी, तभी गंगा ने आकर उन्हें चौंका दिया। क्या हुआ? गुस्से से बोली। मम्मी, वो कह रही है अंदर आओ। वह उन्हें डांट कर बोलते हुए घूमी। समझ में नहीं आता, एक तो तुम्हारी माँ को जरा भी आराम नहीं, न तसल्ली, हर वक्त तुम्हें मेरे पीछे लगा देती हैं। वह गुस्से से उठी। आप उसकी आंटी है ना? सोनल ने झट से रोक कर पूछा। हाँ। वह नासमझी से बोली। मेरी आंटी भी आपकी तरह हैं। सोनल के जवाब पर वे लाजवाब हो गई और जल्दी अंदर की तरफ बढ़ गई। ये सोनल के सबसे छोटे अंकल विवेक की पत्नी थी। वह सबको इसी तरह से बातें किया करती थी, सबकी बुराई करती थी। सोनल चुप रह गई। वह अपने बड़े अंकल का इंतजार करने लगी, जो खुद तो बाहर नहीं आए, लेकिन उसे अंदर बुलाया। जी अंकल जी। उसके अंकल कितने ही सख्त क्यों न थे, लेकिन वह उनकी दिल से इज्जत करती थी, सिर्फ अपने पिता की वजह से। वह उनके बड़े थे और भाई जैसे थे। वह उसे अपने पिता की तरह लगते थे। बैठो। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए उसे बिठा दिया, जैसे कोई राज की बात करने जा रहे हों। देखो बेटा, जाने वाले चले जाते हैं, पीछे रह जाने वालों को दुनिया के साथ जीना भी पड़ता है और चलना भी पड़ता है। उसके अंकल ने बात शुरू की। सोनल चुप रही। अब देखो ना, तुम्हारे नाना अंकल इतने बड़े जायदाद के मालिक थे और ये जायदाद उनकी वारिसों को मिलनी चाहिए। वो बहुत धीमे शब्दों में बोल रहे थे। सॉरी अंकल जी, आपकी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाई। वह जो दुख में बैठी थी, अंकल के मुंह से जायदाद की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। अभी उसके नाना अंकल को अग्नि के हवाले किए कुछ ही समय बीता था और उनकी जायदाद का बंटवारा होने जा रहा था। बेटा, सब समझ आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि आपके नाना अंकल एक भूल भुलैया छोड़ गए हैं, जिसमें से सबको गुजरना है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बड़े अंकल इस बार थोड़ा मुस्कुराए। सोनल को उनकी मुस्कान जहर लगी। उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही थी। नाना अंकल अभी अभी मरे हैं और इन लोगों को सबको दौलत की और जायदाद की पड़ी है। दिल ही दिल में सोनल ने उन्हें बुरा भला कहा। आज रात आप यहीं इस हवेली में मेहमान रहोगी। कल वकील आएगा तो सारी बात पता चल जाएगी। उनका अंदाज़ा नरम था। वकील? सोनल फिर से हड़बड़ाई। सोनल, अभी के लिए इतना बहुत है, कल तक का इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं वकील क्या कहता है। अंकल की बात पर वह दिल ही दिल में दर्द लेकर रह गई। उन्हें जवाब नहीं दे सकी थी। आपके रुकने का बंदोबस्त करवा दिया है। मैं नौकरानी से कहकर तुमको तुम्हारे रूम तक पहुंचा देता हूं। बड़े अंकल ने वहीं दीवार पर एक बटन प्रेस किया तो वो बेल बजा। थोड़ी देर में एक नौकरानी वहां पहुंच गई थी। सोनल ये सब देखकर थोड़ी परेशान हुई थी। सोनल ये देखते ही अपसेट भी हुई थी। अंकल व दोनों एक साथ बाहर निकले। देखो सोनल, तुम वहाँ औरतों की मंडली में रहोगी और किसी के साथ ज़्यादा बातचीत, घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई ना कोई आलतू फालतू बातें तुम्हारे दिमाग में डालेगा। सबसे बचकर रहना है। यहाँ सुबह होते ही वकील अपनी वसीयत सुनाएगा। हम यहाँ से चले जाएंगे। अंकल उसे बारीकी से समझा रहे थे। वह वहाँ हाँ में सिर हिलाती औरतों की तरफ बढ़ गई। रघुवंशी प्रसाद की 3 औलाद थी और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम यशवर्धन था, मझले बेटे का नाम जनार्दन और सबसे छोटे बेटे का नाम विक्रम था। यशवर्धन की पत्नी का नाम विमला था। उनकी पहली पत्नी की डेथ हो गई थी। उस औरत से उनका एक बेटा था, पृथ्वीराज,
जो हिंदुस्तान से दूर विदेश में ही अपने सगे मामा के पास रहता था। यशवर्धन ने विमला से दूसरी शादी की तो उनकी 2 बेटियां थी, दिया और रिया। जनार्दन की पत्नी यशोदा थी, उनकी 2 बेटियां थी, सौम्या, कृति। विक्रम की पत्नी भागवती थी, उनकी भी 2 बेटियां थी। भगवान ने इस घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी हुई थी और लड़कों में सिर्फ पृथ्वीराज ही अकेला था। रघुवंशी की एक ही बेटी थी, सुमायरा। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया था और भाइयों ने भी अपना आना जाना बंद कर रखा था। उन्हें अपने पिता की दौलत और नाम पर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से वो बहन से दूर रहते थे। सुमायरा तेजस की एक ही बेटी थी, वह भी गोद ली हुई, जो अपने नाना अंकल को बहुत चाहती थी। एक ही झटके में माँ बाप दोनों का साथ छूट गया था। पृथ्वीराज भी कुछ ऐसा ही था। उसकी माँ के मरने के बाद वह भी अपने ननिहाल में रहता था, लेकिन यहाँ का इकलौता वारिस भी था और अपने दादा का चहेता भी। वह भी सिर्फ उनसे फ़ोन पर ही बात किया करता था। हिंदुस्तान आने का एक बार भी नहीं सोचा था। वह तब आता था जब छोटा था, पहले जब उसके दादा जिंदा थे। इस वक्त वो भी जवान हो गया था और खूबसूरत भी, पूरे परिवार में मशहूर भी था। लेकिन वह किसी से भी बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने पिता से भी नहीं। बस ज़रूरत से ही बात करता। अपनी सौतेली माँ और बहनों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता था। उसके दादा की सेहत खराब हुई थी, वो बाहर ही था और आज यहाँ पहुँचा था उनकी मृत्यु पर। उसकी खूबसूरती कदकाठी देखकर गांव में अक्सर लड़कियों की नज़र उस पर ही रहती थी, उस पर दिल हार जाती थी, जबकि यहाँ कई लड़कियाँ थीं जो उस पर नज़र लगाए हुए थी। वह उनकी किसी भी बेटियों में से अपना जीवन साथी बना ले। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। इंसान तो बहुत कुछ सोच समझ कर रखता है, लेकिन होता वही है जो भगवान ने सोच रखा होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जायदाद में इंटरेस्ट है? पृथ्वीराज आधी रात को यशवर्धन के कमरे में बैठा उनसे बहस कर रहा था। बेटा, बात को समझो। अगर वसीयत कल नहीं खुली तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? पृथ्वीराज ने उनकी तरफ देखकर कहा, यार, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपके दादा ने बहुत अजीब सी वसीयत बनाई है। करोड़ों अरबों की ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और ये सब हमारा पुश्तैनी ख़ानदानी ज़मीन है। हमारे सिवा इसका वारिस कोई और नहीं है। सबके पास लड़कियां हैं और वो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएंगी। तुम्हारा दादा ने सब लड़कियों के नाम का ज़मीन उन्हें पहले ही सौंप दिया है। अब जो ये नस्ल आगे चलाएगा उसका ये सब कुछ हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे क्यों रोक रहे हैं? पृथ्वीराज अपनी जगह से उठते हुए लापरवाही से बोला, क्योंकि वकील ने साफ कहा है कि वसीयत के वक्त आपका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, वरना वसीयत नहीं खुलेगी और सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर ट्रस्ट में चला जाएगा। उनकी बात पर पृथ्वीराज ने गहरी सांस भरी। कब तक आएगा आपका वकील? कल मुझे वापस भी जाना है, मेरा पूरा बिजनेस रुका हुआ है। पृथ्वीराज गुस्से भरे शब्दों में बोला, कल दिन के वक्त आएगा। यशवर्धन खुश हो गए। हाँ, वह सिर हिलाकर बाहर निकलता चला गया। एन उसी वक्त वह किसी बेहद खूबसूरत जिस्म से टकरा गया। उसके हाथ में शायद पानी का जग था, जो उसके हाथ से डगमगा गया, लेकिन पकड़ मजबूत रही। पानी आधा बाहर गिर गया, टकराने वाले पर भी पड़ गया। वह टक्कर खाकर पीछे गिरने लगी। एक हाथ से सामने वाले का कंधा दबोचकर पृथ्वीराज ने भी उसे कमर से थाम लिया और गिरने से बचा लिया। ज़्यादातर पानी उल्टा सोनल के चेहरे पर ही गिर चुका था और सुनहरी आंखों वाली लड़की धड़कते दिल के साथ हवा में ही लटकी रही। पृथ्वीराज ने उसे दोनों हाथों से थाम रखा था। अगर वह उसे छोड़ देता तो वह सीधी जमीन पर गिर जाती। भागवती मुंह में उंगली डाले ये मंजर देखती रह गई। सोनल ने धीरे से आंखें खोली। अपने सामने मजबूत जिस्म को देखकर उसके हैरानी के पहाड़ टूट पड़े थे। एक हाथ में जग, दूसरा उसके कंधे को दबोचे हुए था। छोड़ो मुझे, वह अपनी हालत देखकर दांत पीसते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही वह, जो उसके रंग रूप का शौकीन था, फौरन होश में आया। देख लो, छोड़ा तो सीधा जमीन पर गिर जाओगी। एक आईब्रो चढ़ाते हुए पृथ्वीराज ने उसे डराया। प्लीज। अब की बार वह नीचे वाला होंठ बाहर निकालने लगी। पृथ्वीराज ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा उसके सीने से जा लगी। सोनल का दिल धक से रह गया। झटके से वह उससे दूर हुई। ये क्या बदतमीजी है? अपने कपड़ों को झिझकते हुए दुपट्टा अपने सीने पर डालने लगी। यही सवाल मेरी तरफ से है। बंदा जब किसी के घर आता है तो थोड़ा सावधान आराम से चलता है। आधी रात को जिन भूतों की तरह इधर उधर चक्कर नहीं लगाता। पृथ्वीराज ने उसकी अच्छी खासी तबीयत की धज्जियां उड़ा दी। ये जिन भूतों का घर है, मैं तो इंसानों का घर समझकर यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था नाना अंकल जी ने जिन भूत भी पाल रखे हैं।
सोनल ने उसके मुड़ने पर उसे करारा सा जवाब देकर लाजवाब कर दिया। पृथ्वीराज ने मुंह मोड़कर उसे घूरा। उसके माथे पर बल पड़ गए, जबकि वह एक झटके से मुंह बनाकर वहां से चली गई। पृथ्वीराज झुंझलाता हुआ अंदर बढ़ गया। यहाँ क्या बात हुई? वसीयत से पहले खत कैसा? वकील अंकल की बात पर यशवर्धन के माथे पर बल पड़ गए। ये वसीयत से पहले का खत है, जो रघुवंशी प्रसाद के हिसाब से ही पढ़ा जाएगा। अगर आप परमिशन दे तो मैं इसे पढ़ लूँ? अपना चश्मा ठीक करते हुए उसने पूछा। उस वक्त कमरे में तीनों भाई वहाँ मौजूद थे और उनका इकलौता बेटा पृथ्वीराज और सोनल थे। बाकी किसी को यहाँ आने की परमिशन भी नहीं थी। पृथ्वीराज, तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। वह उनकी अंतिम शव को गंगा जी में बहाने गया हुआ था और पंडित जी से बात कर रहा था। वह अपने दादा की आत्मा की शांति के लिए पूजा में बैठा था। वहाँ से अभी लौटा भी नहीं था। उसके आने का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन वसीयत से पहले खत का सीन वहाँ खड़े सभी को हैरान कर गया था और शक में डाल गया था। अंदर बैठे लोग क्या बाहर बैठे लोग? आप खत पढ़िए, पृथ्वीराज आ जाएगा वसीयत तक, यशवर्धन ने सीधे अंदाज में कहा। तो वकील साहब ने खत खोला। जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे सोनल का दिमाग भग से उड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नाना अंकल ऐसा कर ही नहीं सकते। उस अकड़ू पृथ्वीराज को वो मेरे साथ कैसे बांध सकते हैं? जरूर खत में कुछ गड़बड़ हो गई है। वकील अंकल, जरा ध्यान से पढ़ना, सोनल ने वकील साहब से कहा। उसी पल पृथ्वीराज भी अपने सूट बूट में उस रूम में दाखिल हुआ था। सोनल ने दांत कटकटाते हुए, जैसे दांतों में उस लंबे लंगूर की गर्दन हो, ढेरों नाम पृथ्वीराज को दे चुकी थी और आज उन नामों में और बढ़ोतरी होती जा रही थी। नाना अंकल के वसीयत के हिसाब से आप दोनों को शादी भी करनी होगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, वरना किसी एक को भी मना करने की हालत में आप दोनों को उनकी जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और ना ही आपके रिश्तेदारों में से किसी और को कुछ मिलेगा। वकील साहब ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। बल्कि सारी जायदाद वो मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस बात पर सोनल ने वकील को घूर कर देखा था। पृथ्वीराज की भी हालत उस वक्त सोनल से अलग नहीं थी। एक तो वो अर्जेंट अपने प्राइवेट कंपनियों को वर्करों के हवाले कराया था और सामने बैठी लड़की अब उसके गले में डाल दिया गया था। मेरी तरफ से सारी जायदाद आप तोहफे में रख लो। पृथ्वीराज ने ऐसा कहते हुए अपने चश्मे को ठीक किया और आंखों में आग लिए कदम बढ़ा गया। लफंडर कहीं का! सोनल ने शब्द सुनते ही वह ठिठक गया और मुंह मोड़कर उस छटांग भर की लड़की को देखा, जो बड़ी मुश्किल से उसके सीने तक आ रही थी। वकील साहब, आप जाइए, आपसे कल बात होगी। यशवर्धन दोनों को लड़ता झगड़ता देख वकील साहब से बोले। वे अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, जबकि वे चारों गहरी सोच में पड़ गए। अंकल, मैं सोनल फिर से बोलने लगी, लेकिन यशवर्धन साहब ने घूरने की वजह से उसकी जुबान को ब्रेक लग गया और सिर झुका गया। पापा, मुझे आज वापस भी जाना है, पृथ्वीराज एक सख्त नज़र सोनल पर डालता हुआ बोला था। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम है तुमसे, यशवर्धन ने गंभीरता से कहा। तो पृथ्वीराज उनकी बात सुनते हुए बाहर निकल गया। उनके दादा ने तो उसे अच्छा खासा फंसा दिया था। मेरा ख्याल है इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। यशवर्धन साहब के कान में धीरे से बात करते हुए वह एक नज़र सोनल को देखती बाहर निकल गई। जायदाद का लालच तो उसके दिल में समाया ही था, लेकिन अपनी पत्नी से राय लिए बिना वह एक कदम भी नहीं उठा सकते थे। चलो चले, काफ़ी देर हो गई, उन्होंने सोनल को कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, जबकि वह उनके चेहरे से कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि उनकी क्या राय है, और फिर चुपचाप वापस लौट आई। वह दिन यूं ही बीत गया। यशवर्धन साहब और उनके भाइयों ने फ़ोन पर लंबी बातें की और अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती रही, जिससे सोनल फ़िलहाल बिल्कुल अनजान थी। फिर क्या सोचा आपके भाइयों ने? यशवर्धन की पत्नी ने खाना उनके सामने रखते हुए राजदारी से पूछा। बात हुई मेरे भाइयों से, वह इस रिश्ते के हक में हैं और वे भी चाहते हैं कि सोनल और पृथ्वी की शादी हो जाए। आप मुझे ये बताइए, अपनी गोद ली हुई बेटी तान्या भी उनसे बड़ी है, उसका पहला अधिकार है। यशवर्धन ने बात रखी। ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? उस खत में साफ साफ लिखा है कि उनकी लड़की यानी उनकी बेटी की मुँह बोली लड़की सोनल है, ईशा नहीं। यशवर्धन साहब ने उन्हें घूर कर कहा। अब ये भी खूब कही आपने। उनकी पत्नी भी बहुत गुस्सा हुई थी। उस लड़की को भी मुझे झेलना पड़ेगा। उनकी बीवी बुरा मान गई। यशवर्धन की बात साफ थी, वे चाहते थे कि कल ही उन दोनों की शादी हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। अरे ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया?
एक बात बताइए, शादी के बाद तो सोनल की विदाई हो जाएगी, वहाँ उसके साथ क्या होता है क्या नहीं हमें क्या पता चलेगा। और अगर उसने सोनल से किसी पेपर पर साइन करवाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली तो? उनकी पत्नी की बात पर जनार्दन गहरा मुस्कुराए। ऐसा नहीं होगा, सोनल की अच्छी खासी ब्रेन वॉश करके भेजूंगा, ये सब मेरे सामने ही खुलेगा। मेरी मौजूदगी में वही वकील आएंगे और तय होगा कि असल वारिस कौन है। वैसे भी मुझे लगता है सोनल के नाना अंकल ने उसके लिए काफ़ी अच्छा कुछ सोच रखा है। ज़रूर अच्छी खासी जायदाद मिलेगी उसे, बस ये शादी हो जाए, फिर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। इधर जनार्दन साहब का भी यही हाल था, क्योंकि वो पैसों के लालच में तो ही जनार्दन इस अनाथ बच्ची को बड़े प्यार से पाल रहे थे। उनको पहले से ही पता था उस लड़की के नाम करोड़ों की जायदाद होगी। सारे भाई लालच में पड़े हुए थे। यशवर्धन साहब खुशी से बोले, हे भगवान, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। उनकी पत्नी भी उतनी ही खुश थी। ये बात तय होती। उन्होंने ठान लिया कि शादी के बाद वह लखनऊ से अपने घर लौट आएंगे। ये सारे लोग अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठे रहे। किसको क्या मिलता है ये तो वकील साहब के वसीयत खुलने पर ही पता चलेगा। अभी तो खत में सिर्फ शादी की बात हुई है, आगे न जाने और क्या क्या होगा। यशवर्धन साहब बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा शादी करने से मना कर रहा था। ये तो वही जानता था, बल्कि यशवर्धन ने उसे किस तरह शादी के लिए राजी किया ये तो यशवर्धन या उनका भगवान ही जानता था। दूसरी तरफ सोनल को उसके अंकल ने साफ शब्दों में अपना फैसला सुना दिया और साथ में ये भी समझा दिया कि उसे इस शादी को किस तरह निभाना है। वह अपने अंकल के सामने मजबूर हो गई। दौलत के लालच ने उनके अंकल की समझबूझ को ख़त्म कर दिया था। शादी बहुत खामोशी से और सादगी से हुई। रघुवंशी की मृत्यु को अभी 4 दिन हुए थे, इसलिए ना कोई शोर शराबा ना कोई हंगामा। विदाई भी उतनी ही सादगी से की जा रही थी। सोनल का दिल नहीं चाह रहा था कि किसी से गले लगकर रोए। उसे अपने अंकल की इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस दौलत के लालच में पृथ्वीराज जैसे लफंडर के साथ बांध दिया था, लेकिन अब उसकी किस्मत में यही था। उसने किस्मत का लिखा समझकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। तभी अंकल की अगली बात ने उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। सोनल, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस शादी को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात तुम्हारे बड़े अंकल से हो गई है। ना वह इस शादी को आगे बढ़ाएंगे ना हम। ये शादी सिर्फ तुम्हारे नाना अंकल की वसीयत की शर्त पूरी करने के लिए हुई है, इसलिए इस शादी को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं। ये छोटा सा रस्म है, बस उसे निभाना। इसमें असली कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह चुपके से ये शादी हुई है उसी तरह चुपचाप ये ख़त्म भी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर वे अंदर तक टूट गई, आंखें मिच गई। मतलब ये सब एक खेल खेल रहे थे, एक चाल चल रहे थे वसीयत खुलवाने के लिए। ये शादी हुई थी और उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म हो जाना था, यानी पृथ्वीराज उसे तलाक दे देगा। सोनल का दम घुटने लगा। उसका मन कहीं दूर भाग जाने का कर रहा था। दुनिया कितनी मतलबी है, आज उसे इसका एहसास हुआ। विदाई के वक्त उन सब भाइयों ने आपस में कानाफूसी कर खुशी इजहार की और एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराते रहे। आप लोग आइए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, पृथ्वी ने घड़ी देखते हुए कहा और बाहर निकल गया। बाकी लोग भी सोनल को लेकर बाहर आए। सोनल तन्वी के गले लगते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। वही तो उसकी अपनी थी, उसकी करीबी दोस्त, जिसका साथ आज छूट रहा था। उसे पृथ्वी की गाड़ी में बिठा दिया गया, जिसे वह खुद ड्राइव कर रहा था। बाकी लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। वह पीले रंग की हल्की सिफोन की साड़ी में थी, न ज़्यादा मेकअप न बनावट। गहनों के साथ चेहरों की सादगी झलक रही थी और ख़ानदानी शॉल ओढ़े वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस हाल में भी उसका चेहरा जगमगा रहा था। पृथ्वीराज ने गाड़ी दौड़ाते हुए उस पर एक सख्त नज़र डाली। उसके चेहरे पर अलग ही रौब था। चेहरा ढक लो, उसने सख्ती से कहा। सोनल को लगा उसने कुछ गलत सुना है। वह हैरानी से उसे देखने लगी। सुना नहीं, क्या बकवास की है मैंने? वह भड़क उठा। बात करोगे तो सुनूंगी ना, बकवास कौन सुनता है? सोनल ने मुंह टेढ़ा करके नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम ऐसे नहीं सुनोगी। पृथ्वीराज ने गाड़ी एक तरफ रोकी और उसके तरफ मुड़ा। सोनल का दिल धक से रह गया। उसने शॉल से चेहरा ढक लिया। हम इस गांव के जाने माने लोग हैं और हमारा समाज में बहुत नाम है, और इस हवेली की इकलौती बहू बन गई हो, ये मत भूलो। अपनी इज्जत को यूं किसी को दिखाया नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा चेहरा आज के बाद कोई दूसरा ना देखे। रोब दबदबे में कहकर उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। रियली? लेकिन इस रिश्ते का टाइम लिमिट बहुत कम है। तब तक सोनल अपना चेहरा सब आदमियों से छुपा लेगी और जब ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी तब?
सोनल फिर से आज़ाद हो जाएगी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी बात पर पृथ्वीराज ने होंठ भींच लिए और समझ गया वह क्या कहना चाह रही है, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस वक्त गाड़ी में किसी भी तरह की बहस वह बिल्कुल नहीं चाहता था, बल्कि ये भी नहीं चाहता था कि उसकी दुल्हन को कोई देखे। इसलिए उसने रास्ते में ही ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। पृथ्वीराज ने इस शादी के लिए सिर्फ अपने पिता के सामने हामी भरी थी। उसके लिए ये शादी एक सौदे से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उसके दिमाग में साफ था कि वसीयत खुलते ही ये शर्त पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब उसके भीतर कहीं कुछ बदल रहा था। शादी के 2 बोल और 7 फेरों ने उसके अंदर दबे जज्बातों को छेड़ दिया था। सारा रास्ता एक अजीब सी खामोशी में कट गया। बाहर शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और गाड़ी हवेली के बड़े गेट से फटाक से अंदर दाखिल हो चुकी थी। सोनल जो दिल जलाकर सीट पर टिके टिके लेटने वाले अंदाज में बैठी थी, कब आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। गाड़ी रुकते ही पृथ्वीराज ने उसके तरफ देखा। नींद में उसका चेहरा और भी मासूम लग रहा था। उसे जगाने के बजाय वह खुद गाड़ी से उतर गया। क्या हुआ बेटा? सोनल को गाड़ी से क्यों नहीं उतारा? यशवर्धन पूरा परिवार अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर इकट्ठे हो चुके थे। आप लोग चलिए, मैं उसे लेकर आता हूँ, पृथ्वीराज ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। तो सब लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। सबके जाने के बाद पृथ्वीराज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बड़े तरीके से सोनल का घूंघट ठीक किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह उसे लिए हवेली के अंदर बढ़ गया। आंगन में खड़े सभी लोगों की नज़रें उस पर टिकी रह गई। वह किसी को देखे बिना सीधे अपने कमरे में चला गया। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, बड़े साहब जी, विमला ने धीमी आवाज़ में कहा। तो यशवर्धन ने होंठ भींच लिए। वे खुद भी नहीं चाहते थे कि सोनल उनके घर की बहू बने, लेकिन वसीयत और जायदाद के लालच ने उन्हें इस रास्ते पर लाकर खड़ा किया था। सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। यशवर्धन, उनकी पत्नी भी गहरी सोच में डूबे अपने कमरे की तरफ लौट आए। सुबह ही उन्होंने वकील को बुलवाया था ताकि वसीयत का काम पूरा हो सके। इधर पृथ्वीराज ने कमरे में आते ही सोनल को धीरे से बिस्तर पर लिटाया, दरवाज़ा लॉक किया और बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी से नहाते हुए वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये लड़की सिर्फ एक रात की पत्नी है। कल वसीयत खुलते ही ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वह अपने रास्ते चले जाएगी। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वही आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी जो फेरों के वक्त उसने कस्में खाते हुए सुनी थी। वह उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी। वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। पानी चेहरे पर डालते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली और गहरी सांस भरते हुए खुद से कहा कि वह रघुवंशी परिवार का वारिस है, अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर सकता और अब उसने एक फैसला लिया है। बाहर इसी बीच सोनल ने करवट बदली, आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरी। उसकी नज़र सामने पड़ी तो वह ठिठक गई। पृथ्वीराज तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आ रहा था और बाल सूखा कर रहा था। उसकी मजबूत कदकाठी देखकर सोनल की सांसें अटक गई, गले में कुछ उभर कर रह गया और वह एकटक उसे देखती रह गई। उसके इस तरह देखने पर पृथ्वीराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह उसकी तरफ बढ़ा। सोनल घबराकर 2 कदम पीछे हटी, लेकिन उसने हाथ में पकड़ा तौलिया उसके गले के चारों ओर हल्के से लपेट दिया और गहरी आवाज़ में बोला, दूर क्यों हो रही हो मुझसे? वह उसे अपने करीब खींच गया, अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए खुद को उसके साथ टच होने से बचाया। लेकिन उसके दोनों हाथों को अपने खुले सीने पर महसूस करते पृथ्वीराज का दिल जोरों से धड़क उठा था। पहली बार किसी लड़की ने उसे यूं छुआ था और उसका जुनून समंदर में तैरने के बराबर हुआ था। खींचकर उसे अपने सीने में जोर से दबाया था। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? सोनल छटपटाने लगी। क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। आज की रात तुम्हें जी भरकर महसूस करना चाहता हूँ। वह उसे लिए बिस्तर पर गिर चुका था। सोनल अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, सीधा उसके साथ बिस्तर पर गिर गई। क्या बदतमीजी है? सोनल ने अब की बार थोड़ा सा गुस्सा दिखाया था और उसे ऊपर से हटाना चाहा, जो दोनों बाजू का घेरा उसके आसपास बनाकर उसके जिस्म पर पानी की नन्ही बूंदें गिरने से सोनल का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की है। उसकी गर्दन में मुंह छुपाता गंभीर शब्दों में बोला, भूलो मत, ये शादी सिर्फ एक रात की शर्त थी। पृथ्वी ने गुस्सैली आंखों से उसे देखते हुए उसके गुलाबी होंठ पर उंगली रखी। तुम मेरी हो और सिर्फ पृथ्वीराज की रहोगी, वह अब खुमारी भरे शब्दों में बोला।
सोनल की सांस रुक गई। उसको यूं बेबाकी करते वो बड़ी आश्चर्य से देखने लगी। पृथ्वीराज के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उसने एक पल में पोजीशन चेंज की थी। अब वह नीचे और पृथ्वीराज ऊपर होते, उसके दोनों तरफ हाथ रखते उसके चेहरे पर झुका था। सोनल अपने दिल को संभालती अपने आंखें मीच गई। उसे भी पृथ्वी की मोहब्बत भरी इस अदा पर तड़प कर प्यार आया था। पृथ्वीराज ने उसके नरम नाजुक गालों पर हाथ फेरा तो वह गहरी सांस भरकर रह गई थी। वह चाह कर भी अब उसका हाथ पीछे नहीं हटा पा रही थी। धीरे से उसके सर के पीछे हाथ ले जाते उसका चेहरा ऊपर को उठाया। सोनल ने बेड शीट को बड़ी जोर से मुट्ठियों में दबोच लिया। सोनल प्लीज अपनी आंखें खोलो, धीरे से बोला। लेकिन सोनल अपने दिल की धड़कनों को संभालती या उसकी मोहब्बत को सहती। पृथ्वीराज अब की बार अपना गाल उसके चेहरे के साथ बड़ी जोर से रगड़ा तो सोनल ने आंखें खोलकर उसे बड़ी जोरों से घूरा था। पृथ्वीराज के चेहरे पर एकदम मुस्कान छा गई थी और जल्दी से अब वह उसके होठों पर झुका था। सोनल का दिल ही दहल कर रह गया था। आंखें फैलाए अब पृथ्वीराज को अपने ब्यूटी बोन पर झुके हुए आंखों को देख रही थी, जो उसके होठों पर अब उसके ब्यूटी बोन पर झुका उसकी सांसें खींच रहा था। सोनल ने घबराकर सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी सांस छोड़ते हुए उसकी सांसों को महसूस कर रहा था और अब उसे पूरा बेबस कर दिया। वह उसके कंधे पर अपना नाखून गाड़ गई थी, लेकिन उसके होठों को लिपटा मदहोश होता सब कुछ भुला दिया। दो आंसू टूटकर उसके गालों पर गिरते हुए गहरी सांस लेती पृथ्वीराज अब उसका होंठ अपने होठों से चूमता जरा सा पीछे हटा था और उसका लाल भुभुक का चेहरा देखते अपने होंठ दांतों तले कुचल गया। वह गहरी सांस भरकर रह गई थी। प्लीज पीछे हटो, मुझे सांस लेने दो। लंबे लंबे सांस ले रही थी। पृथ्वीराज उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे उसे अपनी सांसों में महकाने लगा था। सोनल आंखें मीचे उसका प्यार बर्दाश्त करती अब रो देने वाली थी। इस तरह बेबाक होगा उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके अंकल ने तो उसे पृथ्वीराज से दूर रहने को कहा था और साफ शब्दों में समझाया भी था कि इस शादी को तुम हकीकत मत समझना। पृथ्वीराज की उस पहल मोहब्बत पर वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कैसे वह उससे बच पाती और अपने आप को बचा पाती। पृथ्वीराज अब मदहोश हो रहा था, उसके खूबसूरत जिस्म पर घूम रहा था। एकदम सोनल ने उसे जोर से खुद से पीछे हटाया। उसकी पकड़ हल्की थी, जिस वजह से वो बिस्तर पर एक तरफ को हुआ था। सोनल झट से उठती दूर जाकर खड़ी हुई थी। आंखों में ढेर आंसू थे, चेहरा गुलाल बना हुआ था। वह होठों पर पृथ्वीराज के अभी भी दिए हुए निशानों को अपने हाथों से छू रही थी। उस वक्त पृथ्वीराज के दिल पर जैसे बिजलियां गिरी हुई थी। प्लीज़ मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, वरना वह उंगली उठाकर पृथ्वीराज को अब वार्निंग कर रही थी। पृथ्वीराज का दिमाग भग से उड़ा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे यूं वार्निंग कर सके। सामने खड़ी लड़की ने इतनी हिम्मत की। पृथ्वीराज को वह इस तरह धमकाएगी, अब वो अच्छी तरह से जानता था। सोनल का इतना हौसला अब पृथ्वीराज ने ही तो बढ़ाया था। उसके पास जाकर झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचा। वह फिर से उसके सीने से जा टकराई। 1 इंच की दूरी भी अब ना रह सकी थी। उसके चेहरे को गुस्से से देख रहा था। तुम रोकोगी पृथ्वीराज को? वह गुस्से से अब दहाड़ रहा था। हाँ रोकूंगी, क्योंकि ये 1 दिन की शादी थी। बस सब दौलत का खेल है, पैसों के लिए सब रिश्ते बिकने लगे हैं। हमारी शादी भी उसी का एक कड़वा सच है। आज की रात गुजरते ही पृथ्वीराज तुम भूल जाओगे कि गांव की कोई सोनल थी, और उस एक रात के लिए सोनल अपनी इज्जत को यूं आपके हाथों बर्बाद होने नहीं दे सकती। सुना आपने, अब छोड़ दो मुझे। वह उसे दूर धकेलने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी, जबकि पृथ्वीराज का दिमाग उस बात पर और ज़्यादा घूम गया था। उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया। अपने उस छोटे से दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लो। पृथ्वीराज तुम्हें अपने हाथों से मार तो सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता, समझी तुम? वह गुस्से से भड़का और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया था। उसको छोड़ने की बात कैसे कर सकती थी? पृथ्वीराज ने ड्रेस चेंज करते हुए अपने कदम बाहर निकाले। वह बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। चाहे तो 1 मिनट में मैं तुमसे अपना अधिकार भी ले सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। तुम्हें बस 1 रात का डर है ना, कि तुम सिर्फ 1 रात के लिए यहाँ आई हो? वह अपनी घड़ी पहनता हुआ उसको अपने गुस्से से मिलवा रहा था, उसे घूरते हुए सब कुछ बोल रहा था। अब तुम्हारा ये डर ख़त्म करके उसके बाद तुमसे अपना अधिकार वसूल करूँगा, जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी। सुना तुमने? ये बात उसने इतनी ज़ोर से दोहराई कि सोनल बिल्कुल डरकर सहम गई। अपना मुंह फेरता अब शीशे के आगे खड़ा अपने बालों को कंघी करने लगा। विदेशी लफंडर लड़का, वह मिनमिनाते हुए बोली थी,
लेकिन पृथ्वीराज ने उसकी बड़बड़ाहट सुन लिया था। सर झटका, तब अलमारी से अपनी जैकेट निकालकर पहनने लगा। फिर चुप से कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह तक आऊँगा। वह मुड़कर उसे गुस्से भरी नज़रों से बोला। सोनल का जी चाहा उससे पूछे कि कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर उसके जाने में ही अपनी भलाई समझती चुप रही। उसके जाते ही उठकर दरवाज़ा लॉक किया और आईने में खड़े होते अपना चेहरा देखा। जो पल भर में पृथ्वीराज की मोहब्बत ने उस पर अपना असर छोड़ दिया था, उसका दोनों होंठ सूजा हुआ था और बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहा था। उसके खून छलकते होंठ अब आईने को मुंह चिढ़ा रहा था। वह चेहरा छुपाते फूट फूट कर रो दी। सारी दुनिया एक जैसी है, मतलबी। प्लीज़ नाना जी, मरते मरते ये मुझ पर कौन सा जुर्म कर दिया तुमने? मुझे इस विदेशी इंसान के हवाले जोड़ दिया। वे अपने नाना अंकल से दिल ही दिल में अब भगवान से शिकायत कर रही थी। बिस्तर पर आकर लेट गई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी खबर ना हुई। सुबह पूजा आराधना के समय उसका दरवाज़ा बजा, लेकिन वह गहरी नींद में सोई हुई थी। पृथ्वीराज को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। वह मंदिर में पूजा करने गया हुआ था और सोनल अपना दरवाज़ा लगाकर सो गई थी। अपने गुस्से पर वह सब्र करता, रूम के बैक साइड में आता, गैलरी से जंप करता, मुड़कर गैलरी का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया। अब खिड़की के रास्ते अपने बिस्तर पर आया था। वह तो गहरी नींद में लेटते सपने देख रही थी, मज़े से लेटी हुई थी। उसके दूसरी तरफ आराम से कंबल में घुसता वह भी नींद में चला गया। आज का दिन बहुत बहुत ख़ास था। आज बहुत ज़रूरी फैसला होना था। वह सोनल की तरफ करवट लेता, उसे देखता, आंखें बंद कर गया। सुबह जब आंख खुली तो सोनल पृथ्वीराज की बाहों में थी। उसके बाहों में बुरी तरह से कसमस आई। पीछे हटना चाह रही थी। पृथ्वीराज ने उसकी तरफ करवट ली थी। उसे और ज़्यादा अपने सीने में दबाते हुए उसे फिर से चूम लिया था। छोड़ो विदेशी लड़के। सोनल को फिर से रात का मंजर याद आने लगा जब उसने उसके होंठों पर जुल्म ढाया था। उसके आनाकानी करने पर सोनल गहरी नींद से जाग चुकी थी। उसे अपने ऊपर इस तरह फिदा होते बुरी तरह घबरा गई थी। क्या बोल रही हो, विदेशी लड़का? उसके चेहरे के पास चेहरा करते फिर से खुमारी भरे शब्दों में बोला। तुम सही कह रही हो, मैं विदेशी लफंडर नहीं, अब ठरकी भी हूँ। सोनल ने माथे पर बल डालते अपनी कलाई छुड़वाते तड़प कर जवाब दिया। पृथ्वीराज का ठहाका गूंजा। अपने दिल को बहुत बुरी तरह तड़पा चुका था, जो बार बार सोनल की मोहब्बत की मांग कर रहा था, लेकिन वह हकीकत में उसकी खूबसूरत पसंद की लड़की थी। वह जानती थी ये सब एक सपना है, ये फ्रॉड आदमी उसका कभी नहीं हो सकता था। तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो तुम खुद भी नहीं जानती। लगता है तुम्हारे नाना अंकल ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अब वो एक तरफ होकर लेटता, उसके तरफ देखकर प्यार से बोला। बताने लायक कुछ होता तो बताते ना। सोनल थोड़ा ऊपर होकर बैठी। एक यही चीज़ बेहिसाब थी, उसका कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं होता था। वैसे एक बार बताया था उन्होंने कि उनका एक पोता भी है जो विदेश में रहता है। पूरा लफंडर टाइप है। उस जैसा लफंडर इस दुनिया में अभी उसके शब्द उसके मुंह में ही थे। सोनल ने उसे अपने चेहरे पर झुकने दिया, उसके होठों को फिर से कुचल दिया था। वह अब फिर से तड़प गई थी। वह भी अपने नाम की तरह अटल बंदा था। अपनी मोहब्बत, अपनी प्यास मिटाकर ही पीछे हटता था। मेरे सामने अपनी जुबान थोड़ा कम ही खोला करो। तुम्हारे होठ जब बोलने के लिए आगे बढ़ाती हो तो दिल ऐसी बेमानियां पर उतर जाता है। उन्हें थोड़ा कम ही खोला करो, वरना खा जाऊंगा इन्हें। इन होठों का पाउट बनाकर फिर से गहरी किस करता पीछे हटता। सोनल के होठों को अब जगह जगह कट भी लगा चुका था। तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो। गुस्से से उसे देखकर बोली थी। पृथ्वीराज, मुझे छोड़ दो। तुम पृथ्वीराज की मोहब्बत हो। आज वसीयत का फैसला होना भी बाकी है। एक तूफानी पहाड़ जो सब पर गिरने वाला है। पृथ्वीराज की बात पर सोनल ने उसे घूर कर देखा। क्या मतलब? तुम जानते हो वसीयत में क्या है? वह उठकर उसके पास आते शक से बोली। तुम फिर वही गलती दोहरा रही हो मेरी प्यारी मनमोहिनी। फिर कोई गलती कर जाऊंगा तो मुझसे शिकायत मत करना। उसके होठों के तरफ इशारा करते हुए गहरी नज़रों से उसे देखते अपना ड्रेस अलमारी से निकालते रुका था। सोनल उसका यूं खुला जिस्म देखकर पीछे हट गई थी। वह मुस्कुरा रहा था। ठहाका लगाता बाथरूम में घुस गया। सोनल अब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती उसकी नकल उतारते हुए वहीं बैठ गई। कितना बेशरम इंसान है। रात से मेरे होठों के इसने चूरमा बनाकर रख दिया है। बेशरम, इन होठों के पीछे ही पड़ा हुआ है। इतना लिहाज नहीं है। अभी नाना अंकल को गए हुए सिर्फ 2-3 दिन बीते हैं, सभी भूल गए उन्हें। आई मिस यू नाना अंकल जी। वह उठकर अब अपने कमरे की खिड़की की तरफ आ गई।
और बाहर गुस्से से देखती। हवाओं ने सुबह से बसेरा किया हुआ था। आज वसीयत खुल जानी थी, फिर अंकल मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे। वह इन बातों को सोचती रो रही थी। क्या खेल ने मेरे साथ इश्क ने खेला है? क्या गम का समा होगा? दिल कल भी मेरा अकेला था, दिल आज भी मेरा अकेला रह जाएगा। हम तिनके जैसे फिरते रहे, ये कैसा ठोकर खा बैठे। एक बार फिर वकील साहब हवेली में पहुंच चुके थे। इस बार उनके हाथ में वसीयत की फाइल थी, जिसे आज वह सबके सामने पढ़कर सुनाने वाले थे। सभी अपनी अपनी जगह पर पोजीशन संभाले, सांस रोके उन्हें देख रहे थे, सिवाय पृथ्वीराज के, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सोनल अपने होंठ काटती बेकाबू बेचैन हो रही थी। जैसा कि खानदान के हिसाब से पृथ्वीराज और सोनल की शादी हो चुकी थी, अब वसीयत को खोलने का वक्त भी आ गया था। वकील साहब ने बड़े प्यार से वसीयत खोली। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सब उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। पृथ्वीराज सोनल की शादी के बाद, इस वसीयत के हिसाब से मेरी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, ज़मीन, अपना बिजनेस, सब कुछ मैं अपनी इकलौते पोते, उसकी पत्नी सोनल के नाम करता हूँ। ये दोनों मेरी जायदाद के केयर टेकर होंगे तब तक जब तक कि उनकी औलाद नहीं हो जाती। जैसे ही उनकी औलाद होगी, ये सब कुछ उसके बालिग होने पर बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर औलाद होने से पहले ही वो अलग हो जाते हैं तो मेरी सारी जायदाद ट्रस्ट को दे दी जाए। वकील साहब ने ये सब पढ़कर चश्मा ठीक किया, सबके तरफ देखा। यशवर्धन और उनके दोनों भाइयों के तो होश ठिकाने लग गए थे। सोनल बिल्कुल हैरान होती पृथ्वीराज की तरफ देख रही थी, जो साइड में मुट्ठी बनाए बहुत सुकून से वकील साहब की बातें सुन रहा था। सोनल के देखने पर उसने एक आंख दबाई, उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता ठहर गया। उसके हिलते होठों से अंदाज़ा लग गया था कि उसने क्या कहा। वकील साहब, शायद आप वसीयत का कुछ हिस्सा छोड़ गए हो। वकील साहब को गहरी सोच में डूबा देखकर पृथ्वीराज ने उन्हें चौंका दिया, तो वह अपना चश्मा ठीक करने लगे। पृथ्वीराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। आपने ये तो बताया ही नहीं कि अगर दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता है तो इस सूरत में जायदाद का सीन क्या होगा। यही वो बात थी जिसे वकील साहब पढ़ भी नहीं रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज के पूछने पर अब उन्हें बताना भी पड़ा। जी, अगर आप दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर दोनों को कुछ हो जाता है तो भी जायदाद ट्रस्ट के नाम ही जाएगी। मतलब अगर मैं मर जाता हूँ तो सारी जायदाद ट्रस्ट में ही जाएगी। पृथ्वीराज ने अब पूरी जांच पड़ताल कर ली थी। वकील साहब ने सिर हाँ में हिलाया। तो गोल्डन चांस है तुम सब के लिए। ये कहते हुए पृथ्वीराज एक तरफ से मुस्कुराया, जबकि यशवर्धन उसे घूरते हुए अपने भाइयों को देखने लगे। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हैं। पृथ्वीराज ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। सबके तरफ देखकर बोला, पहले शादी का ड्रामा रचाया, अब ये साजिशें जो आप सब मिलकर रच रहे हैं। क्यों भाई साहब, सही कह रही हूँ ना? पृथ्वीराज गुस्से से अब अपने पिता और अंकल को देखने लगे। सभी ने अपना अपना सिर झुका लिया। पृथ्वीराज ने सोनल की तरफ कदम बढ़ाए। मैं फैसला लेने में आज़ाद हूँ, ठीक है? इसी तरह तुम भी फैसला लेने में आज़ाद हो। अभी इसी वक्त फैसला लो। तुम्हें जो भी फैसला लेना है उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से बोला। सोनल ने एक नज़र अपने अंकल पर डाली। किसी के प्रेशर में फैसला मत लेना, अपनी मर्जी से और अपने दिल की सुनकर लो। अगर तुम्हें भी इस जायदाद का लालच है तो ज़रूर पहले सोच लेना, फिर डिवोर्स का फ़ैसला लेना। मुझे पहले से ही पता है क्या प्लान होगा, बल्कि मेरे साथ रिश्ता निभाने के बजाय मुझे रास्ते से हटाओगी और अपने अंकल के साथ मिल जाओगी। पृथ्वीराज की सीधी बातों पर सोनल की पलकें कांप गई। मतलब ये सब जानता था, लेकिन सारा इल्ज़ाम वह उस पर कैसे डाल सकता था। सोनल अब बुरी तरह से चिढ़ गई थी। एक मिनट, आप तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर और अंकल पर डाल रहे हो, जबकि उसमें बराबर के हिस्सेदार तुम्हारे पिता भी हैं और सभी घर वाले जिनको जिनको दौलत की लालच है। और आपका परिवार क्या दूध का धुला है? वह गुस्से में बोली। ए फालतू लड़की, यशवर्धन गुस्से से बोले। जो बोलना है साफ साफ बोलो। पृथ्वीराज ने पिता को नज़रअंदाज करते हुए सोनल से कहा, अगर सुनना ही है तो सुनिए। मेरे अंकल जी के दिल में लालच आपके पापा ने जगाया था। उन्हें क्या पता कैसी वसीयत जायदाद आपके पापा को चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ही अंकल से कहकर आपकी और मेरी शादी करवा दी। आप तो दूध पीते बच्चे हैं ना, जो ज़बरदस्ती शादी कर ली आपसे। आप भी जानते होंगे इस शादी की वजह आपके खुद के दादा मेरे नाना अंकल की वसीयत है। सोनल बोलते बोलते चुप नहीं हुई। उसकी जुबान की तेज़ी देख सब गूंगे रह गए, जबकि बराबर हिलते उसके होंठ को देखते पृथ्वीराज के गले में जैसे कांटे चुभ गए थे।
मना किया है उस लड़की को कम बोला करो, लेकिन इसे भी शौक है अपने होंठ खोलने का। वो मन ही मन में बड़बड़ाया, आप फालतू बकवास बंद करो। उसकी आंटी ने गुस्से में दहाड़ा, जब उसके पिता को उसको बोलने पर ऐतराज़ नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सोनल के बजाय पृथ्वीराज के जवाब पर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। जी, कुछ बोलना ही है या बस? पृथ्वीराज थोड़ा उसके नज़दीक हुआ, अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीमे से बोला, अपने होंठों को उतना ही तकलीफ दो जितनी बाद में तुम सह सको। ये कहकर वह पीछे हट गया, लेकिन उसका ये अंदाज सोनल के दिल को बुरी तरह घायल कर गया। किसी और को कुछ कहना है? पृथ्वीराज सबके तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला। सभी उसके गुस्से से सहमे हुए थे, मगर यशवर्धन के लिए उनका बेटा कितनी अहमियत रखता था ये सब जानते थे, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। सही है, अब मैं बोलने लगा हूँ तो सब सुनो। सोनल पृथ्वीराज की पत्नी है और हमेशा ही रहेगी। मुझे इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाना है। अपने अंकलों को देखकर वह बोला, आपको मेरी बात से कोई ऐतराज़ है तो अभी बता दो। पृथ्वीराज की सारी बातें सुनकर वे लोग शर्मिंदा हो चुके थे। दौलत की लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, लेकिन जिस लड़की को उन्होंने कुर्बानी के लिए चुना था वही आज अपने अधिकार की बात करके उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला रही थी। अगर सोनल इस रिश्ते को निभाना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वह इस रिश्ते से अलग होने का फैसला सोच समझ कर लेना। अंकल जी, वह अपना फैसला सुना चुकी है, पृथ्वीराज की पत्नी बन चुकी है। उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है और जुड़ा ही रहेगा। यही मेरे परिवार की इच्छा थी और यही मेरी भी इच्छा है। एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसने सबको गूंगा कर दिया। मतलब सोनल से शादी तुम खुद करना चाहते थे, और ये वसीयत? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अगर तुम्हें सोनल से शादी निभानी है तो ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? यशवर्धन जो आज तक बेटे को आप कहकर बुलाते आए थे, आज उसकी बातों पर तुम पर उतर आए थे। साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनिए। परिवार की ये वसीयत मेरी मर्जी से बनाई गई थी। पृथ्वीराज की बात पर सब पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा था। यशवर्धन अपनी जगह से हिल गए। पृथ्वी की आंखें भी नम हो गई। दादा ने मुझसे ज़्यादा अपनी उस अनाथ बच्ची का सोचा। उन्हें हमेशा उसकी फिक्र रहती थी। वे चाहते थे कि सोनल को मुझे सौंप दे, लेकिन वह ये भी जानते थे इस घर में इतने स्वार्थी लोग हैं कि कोई भी मेरा रिश्ता सोनल से नहीं होने देगा। इसलिए मैंने दादाजी से ये वसीयत बनाने को कहा था और वैसा ही हुआ। वसीयत में जायदाद के वसूल के लिए आपने सोनल की शादी मुझसे करवा दी। पृथ्वीराज बहुत सुकून भरे अंदाज में एक सिंगल सोफे पर बैठा टांग पर टांग रख कर बोला, तो इसका मतलब ये सब तुम्हारी साजिश थी? यशवर्धन ने बेटे को गुस्से भरी निगाहों से देखा। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से ये एक समझदारी भरी प्लानिंग थी जो दादा पोते ने बहुत सोच समझ कर की थी। बहुत पछताओगे तुम। भूलो मत, रिश्ते में तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुम्हें जायदाद चाहिए थी तो साफ साफ कह देते। ये खेल हम सबके साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी? सोनल का दिल ये सुनकर ज़ोर से धड़क उठा। जिस तरह वह इतने भरोसे से उसका नाम ले रहा था, उसे लगा जैसे उसने उसे अपनी ढाल बना लिया हो। आप मानो या ना मानो, ये लड़की भी अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। उसकी आंटी ने नफरत भरे शब्दों में कहा, जो भी बोलना है मुझसे बोलो, मेरी पत्नी का यहाँ कोई रोल नहीं है। ठंडी आवाज़ में पृथ्वीराज बोला। उसके चाचा आगे बढ़े और सोनल के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अगर कोई भूल हो गई है तो पिता समझकर माफ़ कर देना। सोनल ने उनके हाथ थाम लिए। नाना के बाद वह अपने चाचा से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उनका झुका सिर वह देख नहीं पाई। मुझे खुशी है कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा और तुम्हें ऐसे इंसान के हवाले किया जो तुम्हें हर बुरी नज़र से बचा कर रखेगा, खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा। उनके भरोसे भरे शब्द पर सोनल ने अपने होंठ भींच लिए। अपने पति पृथ्वीराज को देखा, जो अब बहुत गहराई से उसके चेहरे को देख रहा था। देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। सोनल के चाचा सबसे माफ़ी मांगते हुए अपने बड़े भाई यशवर्धन की तरफ मुड़े। वक्त रहते आप भी समझ जाइए भाई साहब, और इस दौलत के पीछे भागना छोड़ दीजिए। भगवान के सामने खाली हाथ जाना होगा, सिवाय अपने कर्मों के हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। तुम जा सकते हो, यशवर्धन ने गुस्से में उन्हें जाने को कहा। भगवान आपको भी समझ दे। ये कहकर वह चले गए। अफसोस होता है कि तुम मेरे बेटे हो। यशवर्धन भड़क उठे। अपने ही पिता को धोखे में रखा? भाई साहब बस कीजिए, जो होना था हो गया। अब इस रिश्ते को अपनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दिल बड़ा कीजिए। लेकिन यशवर्धन ने गुस्से से सब कुछ चुप करा दिया।
और पृथ्वीराज के पास आकर खड़े हो गए। तुम्हें अभी इसी वक्त इन डिवोर्स पेपर पर साइन करने होंगे। तुम्हारी मरी हुई माँ ऐसा कभी नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे परिवार की लड़की से शादी करो। वाह पापा, माँ के जिंदा रहते आपने कभी हमारी खबर ना ली, दूसरी पत्नी के साथ अय्याशी करते रहे और आज मेरी शादी पर ज्ञान देने लगे हो। पृथ्वीराज ने मुट्ठियाँ कस ली। सोनल मेरी पत्नी है, उसका नाम मेरे नाम से जुड़ा है। उसे मेरे अलावा किसी और पहचान की ज़रूरत नहीं है। उसका परिवार सिर्फ पृथ्वीराज है। उसका ये जुनून देखकर सब चुप रह गए। अगर तुम्हें उस लड़की से रिश्ता रखना है तो इस घर से चली जाओ, वरना क्या? पृथ्वीराज ने आंखों में आंखें डालकर कहा। भूलिए मत पापा, दादाजी ने ये सब मेरे नाम कर दिया है, इसलिए मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। आपके पिता ने आप सबको उनके हिस्से का जमीन दिया था। अब अपनी कमाई जायदाद वह जिसे चाहे दे सकते हैं। दांत चबाते हुए उसने कहा, आप लोग जितना लड़ना है लड़ लीजिए, मेरे सिर में अब बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आराम चाहिए। ये कहकर वह सोनल का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे हवेली में अब भी बहस चल रही थी। यशवर्धन को उनके भाई समझाने की कोशिश कर रहे थे। पृथ्वीराज जवान खून था, परिवार का इकलौता वारिस। उसके खिलाफ नहीं जाए, बल्कि प्यार मोहब्बत से उसे हैंडल करे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। मुझे क्यों लेकर आए हो रूम में? सोनल घबराते हुए बोली थी, जबकि दरवाजे को उसका लॉक लगाना सोनल के अपने आसपास खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही थी। बिस्तर पर आओ, सिर दबाओ मेरा। बिस्तर पर लाते उसे हुक्म देने लगा था। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। पृथ्वीराज के घूरने पर उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए थे। पूरे 8 साल बड़ा हूँ तुमसे, आप कहकर बुलाया करो मुझे। और अब चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना मैं उठकर तुम्हारे पास आया तो हर शब्द बोलने की सजा दूंगा। अब उसको इस तरह बोलकर बुरी तरह से डरा गया था। सोनल हाथों की उंगलियां मोड़ते हुए उसके पास आकर बैठी। पृथ्वीराज ने उसके हाथ में सर रखा। सोनल धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी, जबकि दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब बैठा था। तुम्हें मेरे साथ खुशी नहीं हुई? सोनल आंखें मूंदे धीरे शब्दों में पूछा। पता नहीं, वह साफ शब्दों में बोली तो वह सीधा होकर उसके गोद में सर रखकर लेट गया, उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे। मुझे तुम हमेशा अपनी आंखों के सामने चाहिए सोनल। सोनल, जब दादा ने तुम्हारी पिक्चर सेंड की उसी वक्त मैंने अपना सब कुछ मान लिया था। उसके हाथों को चूमता बड़े प्यार भरे शब्दों में बोला। सोनल का दिल फिर से घबराया। वो बहुत खौफनाक लग रहा था। सोनल दिल ही दिल में उसे नया नाम दे चुकी थी। मेरा प्यार करना क्या तुम्हें बुरा लगता है? वह उसको देखते खुमारी भरे शब्दों में बोला। आपको अपने पापा से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वह उसका नरम शब्द देखती, पहली बार उसे आप कहकर बात कर रही थी। उसके शब्द में अब बहुत मान सम्मान झलक रहा था। पृथ्वीराज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। चलो नेक्स्ट टाइम थोड़ी कम बोलूँगा। वह उसके सिर के पीछे हाथ रखे उसका चेहरा अपने ऊपर झुकाए, उसके होठों को अपने होठों में जकड़ गया। सोनल का दिल उछलकर फिर से गले में आया। बेशरम इंसान। उसके पीछे हटते उसे गुस्से से घूरते बोली, इतना बोलो जितना सह सको। आप तो हाथ धोकर मेरे होठों के पीछे ही पड़ गए हो। वह रोनी सी शक्ल बनाती हुई बोली, अरे पहले बताना था ना, होठों के अलावा भी बहुत सी जगह फोकस की हुई है मैंने। वहाँ पर सोनल ने उसके होठों पर हाथ रखते उसे चुप करवाया, जबकि चेहरा पल में लाल हुआ था। आई एम सॉरी मेरी पत्नी, अब मैं तुम्हारे हर जिस्म को अपने फोकस में लूँगा। वह उसके बिस्तर पर लिटाते उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो मुझे डर लग रहा है, ऐसे मत करो। वह घबरा गई। घबराना बनता भी है, ये कहते के साथ वह लाइट डिम करता उसकी गर्दन पर मुंह छुपा गया। वह आनाकानी करती उसे पीछे करने में बेहाल होती रही और सिसकियां भरने लगी। पृथ्वीराज के मुंह जोर जज्बातों के आगे अपने आप को सौंप गई। अब वह धीरे धीरे उसके धड़कनों से होते हुए उसके ब्यूटी बॉन्ड पर पहुंच चुका था, जो उसकी नज़रों में कब से फोकस बनाया हुआ था। उसके सूट को ऊपर करता वह उस पर बुरी तरह से चिपक गया था। सोनल अपना हाथ सूटों में फंसाए बुरी तरह से परेशान हो रही थी। पृथ्वीराज को कभी अपने होठों से हटाने की कोशिश करती तो कभी अपने ब्यूटी बॉन्ड से, लेकिन वे आदमी टच से मस नहीं होता और ऐसे करते ही अब उसको इतना बेहाल कर चुका था कि अब वह हार मानती आहें भर रही थी। वह पिछले 2 दिनों से उसके होठों का बुरा हाल बना चुका था, अब तो उसके ब्यूटी बॉन्ड को पूरा लाल कर चुका था। उसके बैली बटन को चूमता हुआ उसे चीखने पर मजबूर कर दिया था। उसकी चीखें तेज करता धीरे धीरे उसके अंदर समाता उसकी सिसकियां भी तेज कर गया था। सारी रात उसके कमर का बुरा हाल कर चुका था। वह उसे उम्र में 10 साल छोटी थी, लेकिन उसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी।
वह विदेश में ज़रूर रहता था, लेकिन आज तक किसी लड़की को अपने इतने करीब नहीं किया था जितना कि उसने सोनल को अपने दिल में बसा चुका था। आज तो उसे वो पूरा मिल चुकी थी, तो क्यों ही उसे जाने देता। आज पूरी रात उसको सुहागन बना चुका था, उसे चूमता हर जगह से लाल कर चुका था, खुद भी दीवाना हुआ था। वह वसीयत तो नकली थी, सिर्फ शादी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उसकी शादी किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज से उसके चाचा या उसके पिता नहीं होने देते। उसके दादा ने तो पहले ही सबके हिस्से की ज़मीन और जेवरात सबको दे चुके थे। हाँ, कागज़ उनके हाथ में नहीं था, वकील के हाथ में था। वकील को अपने साथ मिलाकर उसने नकली वसीयत बनवाई थी, जो सिर्फ शादी के लिए बनवाई गई थी। आज मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया था। सोनल एक अनाथ बच्ची थी। पृथ्वीराज की इकलौती बुआ ने उस लड़की को गोद लिया हुआ था। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु होते ही उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी को अपने पिता के हवाले सौंप गई थी। उसके दादा ने उसे पढ़ने के लिए अपने मझले बेटे जनार्दन को सौंपा था, और उसका पूरा खर्च वह अपने पास से ही भेजा करते थे। कहने को वह सिर्फ पढ़ाई करने के लिए उनके पास थी, लेकिन उसका अपना दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसकी सहेली तन्वी की, जो उसकी पक्की सहेली थी। वही उसका ख्याल रखती थी। सोनल अपने पति के साथ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। अब उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। सोनल को हर रात जैसे सुहाग रात जैसे लगती थी। वह उसे इतना मोहब्बत करता था, इतना बेकाबू कर देता था, वह भी दीवानी हो जाती थी और पृथ्वीराज से अपने आप को छुपाती रहती थी। हर रात उसके कमर को हिलाकर बुरा हाल कर देता, सुबह उसी कमर में मालिश करता, उसका इतना ख्याल रखता था कि वो पागल हो जाती थी। पृथ्वीराज ने उसको हर चीज़ की आज़ादी दी हुई थी। वह बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकती थी, जॉब कर सकती थी, लेकिन सोनल ने जॉब करना अच्छा नहीं समझा। उसके पास उसका छोटा सा बच्चा था, जिसे माँ की बहुत ज़रूरत थी। बच्चा सोनल का आंखों का तारा था, जिसे वह देखकर जीती थी। जब भी वह अपने बच्चों को देखती थी तो उसके माँ बाप की बहुत याद आती थी, जो इस दुनिया में नहीं थे, और उसने अपने माँ बाप को देखा भी नहीं था। पृथ्वीराज उसे बड़े प्यार से समेटता था। ये थी पृथ्वी और सोनल की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।